नमस्कार। एस्ट्रोलॉग के इस पॉडकास्ट में आप सभी का बेहद स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अंजिता और आज का हमारा चर्चा का विषय है एक ऐसा प्लैनेट जो बेहद ही अनकन्वेंशनल है, मिस्टीरियस है और भ्रांतियों से घिरा हुआ है। कुछ कहते हैं कि जब उसकी दशा आती है तो वो आपको राजा से रंक बना देता है। कुछ कहते हैं कि आपको वो इतना ऑब्सेसिव, इतना भ्रमित कर देता है कि आपका जीवन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज प्लैनेट राहु के विषय में। इस विषय पर बात करने के लिए हमसे जुड़े हैं डॉक्टर अजय बाम्बी। वैसे तो डॉक्टर बाम्बी को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दर्शकों के लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं उनका देना चाहूँगी। Dr. Ajay Bambi is a very renowned astrologer with his fame spread across the globe. He has over 45 years of experience guiding individuals, politicians, artists, and companies. He is an expert in nakshatra meditation and a great healer of Himalayan tradition. Dr. Bambi is a prolific writer and has written several books on astrology, Vastu, and related sciences. Last but not the least, Dr. Bambi has won many recognitions and awards throughout his career, the most recent one being the Lifetime Achievement Award at Vigyan Bhavan in New Delhi. नमस्कार डॉक्टर बाम्बी, इस पॉडकास्ट पे आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गुरुजी, जैसा मैं अभी बोल रही थी कि आज का हमारा डिस्कशन है प्लैनेट राहु के बारे में, या हम बोलें शैडो प्लैनेट राहु के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक प्रश्न करूंगी कि क्या है राहु, क्योंकि हम लोग इवन एज एन एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट या जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं भी जानते हैं, उनके मन में नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं। वो राहु के नाम से भयभीत होते हैं। कुछ कहते हैं कि राहु आपको भ्रमित करता है, कुछ कहते हैं कि राहु आपको रंक बना देता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि राहु पे आपने बहुत काम किया है, क्या है ये प्लैनेट राहु, क्या है इसका चरित्र और क्या है इसके कारक तत्व? अगर हम एस्ट्रोनॉमिकली बात करें तो जहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा का जो कटान बिंदु है, वहाँ पर एक शेडो बनता है। इट लुक्स लाइक ए स्नेक। ऊपर से उस स्नेक का फन है, नीचे आते आते उसका टेल हो जाता है। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तब हमको 360 डिग्री मिलता है, वरना हमारा 360 डिग्री का एंगल नहीं बनता, सर्किल नहीं बनता। तो सर्किल को बनाने के लिए 360 को, उस एंगल को भी कैलकुलेशन में लेना पड़ता है। वो जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड शेडो। जैसा आपने बोला, तो शेडो का नाम है राहु और केतु। तो ये तो एस्ट्रोनॉमिकली बनता है। और ऐसे ही हमारे पास हर ग्रह की एक कहानी है। ग्रह आकाश में हैं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं देवता, जो राहु तो ग्रह है नहीं। जैसे बृहस्पति है तो बृहस्पति का देवता है, सूर्य है, सूर्य का देवता है। तो हमारे जितने भी ग्रह हैं उन सबको हमने देवता माना है। और कुछ ग्रह जो हैं राक्षस प्रवृत्ति में आते हैं, प्रकृति में आते हैं। उसमें से राहु और केतु हमारे एग्जिस्टेंस में हैं। और चूँकि उस शेडो को हमको गणना में लेना पड़ता है, इसलिए उनका उतना ही महत्व है या उससे ज़्यादा महत्व है जितना कि किसी ग्रह का है। क्योंकि एक और प्रॉब्लम है कि जो शेडो जो है वो बड़ी वेरी कन्फ्यूजिंग है। शेडो प्रकाश में प्रकट हो जाती है और अंधेरे में लुप्त हो जाती है, ख़त्म नहीं होती। अगर आप सुबह उठ के सूर्य के सामने खड़े हो जाएं तो आपकी शेडो आगे जाएगी, आगे जाती हुई मालूम पड़ेगी। और जैसे जैसे अगर आप पूरे दिन बाहर रहते हैं, धूप में रहते हैं, तो 12 बजे का टाइम होगा, आप और आपकी शेडो एकदम बराबर होगी। और शाम आते आते आपके पीछे चली जाएगी। और रात में ये शेडो लुप्त हो जाती है, हाइड करती है अपने को, और प्रकट हो वो फिर दिन में लाइट में प्रकट हो जाती है। तो एक ऐसी चीज़ जो लाइट में तो आपके साथ रहे और अंधेरे में लुप्त हो जाए, तो इससे ज़्यादा मिस्टीरियस क्या हो सकता है। और जितने भी काम हैं अच्छे बुरे, अच्छे यानी जो तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, इन सब की सिद्धियाँ भी रात में होती हैं। और जितने नेगेटिव कार्य हैं वो भी इसी में होते हैं। चोरी चकारी, सेक्स, जो भी फ्रस्ट्रेशन जो भी है, मार कुटाई, टेररिज्म एक्टिविटीज़, तो रात में होती हैं। तो राहु दोनों जगह डील करता है। इधर अगर पॉजिटिविटी में है तो वो आपको उसके राहु के मुकुट के पास 6 शक्तियाँ होती हैं। इच्छा शक्ति,
कुंडलिनी शक्ति, मंत्र शक्ति और भी शक्तियाँ, 6 शक्तियाँ होती हैं। तो इतनी शक्तियों को कंट्रोल करता है, तो उन सबको वो देने की क्षमता रखता है। और इधर हम उसको हर तरह के इल्ज़ामात से उसको नवाजते हैं या उसकी बात करते हैं कि इसमें क्या-क्या है। तो दोनों एंगल हैं, एक एंगल से हम किसी को देख ही नहीं सकते। एक चश्मा नहीं हो सकता किसी को देखने का। तो राहु के पास में जो हमारा चश्मा है पूरी दुनिया के पास, वो उसमें कितनी नेगेटिविटी है, उसमें कितनी खराब है। तो अगर तो फिर ऐसा अगर हम कहें तो बृहस्पति के पास तो राहु से ज़्यादा खराब बात है। बृहस्पति मीन्स गुरु, तो सच्चा गुरु कहाँ मिलता है? मिलता ही नहीं। हर राहु खराब है और सच्चा गुरु तो मिलता ही नहीं। तो गुरु कैसे अच्छा हुआ? हमने क्या किया, हमने राहु के साथ षड्यंत्र कर दिया। राहु ने षड्यंत्र किया वो तो अलग बात है। हमने कर दिया, हमने उसको षड्यंत्रकारी बना दिया। जब गुरु दुनिया भर में, अभी कुंभ का मेला चल रहा है, हम देखते हैं कितने नकली गुरु भी वहाँ पहुँच जाए। असली हैं, असलियों की बात नहीं कर रहा। और ये जहाँ गुरु उल्टा हो जाता है वो, उसकी तो हम बात नहीं करते। राहु के हम पीछे पड़े रहते हैं। तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है कि राहु को हम ठीक से समझते नहीं। तो गुरुजी, राहु की प्लेसमेंट हम चार्ट में कहाँ ब्रॉडली स्पीकिंग अच्छी मानते हैं आप, और कहाँ उसका असर उतना अच्छा नहीं मानते हैं? किस राशियों में राहु को हम अच्छा बोलेंगे, किन में नहीं? क्योंकि हम जानते हैं राहु को किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं है। देखिए, राहु डिपेंड करता है कि राहु लग्न में बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि राहु को किस तरह की एनर्जी मिली हुई है, वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। राहु मान लीजिए एरीज में है, पहला घर किसी का एरीज है, एक तो हमने बोल दिया भाव में है तो बात ही खत्म हो गई। एरीज में है तो हमको देखना पड़ेगा कि एरीज में वो केतु के नक्षत्र में, भरणी के नक्षत्र में, या वो कृतिका के नक्षत्र में, 2.25 नक्षत्र मिलेंगे। तो इसका अध्ययन नहीं करते हम लोग। अगर हम राहु को वहाँ से देखें तब हमको राहु बहुत सही समझ में आता है। तो कई बार राहु जहाँ उसे गलत करना चाहिए होता है अच्छा कर देता है, क्योंकि हमको नक्षत्रों का अध्ययन नहीं है। हम नक्षत्रों की बारीक में नहीं जाते। पहले तो हम नक्षत्र नहीं समझते। हर नक्षत्र के 4 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का अलग गुरु हो जाता है, अलग उसका पूरा क्रियाकलाप बदल जाता है। तो जो मान लीजिए अश्विनी है, अश्विनी का पहला चरण अलग है, दूसरा चरण अलग है, तीसरा चरण अलग है, चौथा अलग है। तो इस तरह राहु को हमको 108 बार में समझना पड़ेगा। अगर हमको ग्रहों में राशियों में समझना पड़ेगा तो 108 बार में समझना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं कह सकते कि राहु 10th में है तो हर आदमी अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। उनकी कुंडली में राहु 10th हाउस में था और राहु की दशा आई तो वो भारत के प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन ऐसे में हज़ारों लोगों को जानता हूँ, वो कुछ भी नहीं हुआ उनका। तो राहु कहाँ है, किस नक्षत्र में है, ये अध्ययन हम नहीं करते। हम उथला देखते हैं। उथले में तो फिट भी बैठ सकता है, नहीं फिट बैठ सकता है। लेकिन अगर आप इतना गहरे में जानेंगे तो फिट बैठेगा, तो आप बोलेंगे फिट तो फिट बैठेगा, आप बोलेंगे नहीं तो नहीं बैठेगा। तो ये अध्ययन हम नहीं करते। मतलब आप कह रहे हैं कि राहु को अगर समझना हो तो राहु के रूट्स तक जाना चाहिए। एग्जैक्टली कि किस नक्षत्र में राहु किस विराजमान है। नक्षत्र में, एटलीस्ट इतना तो हर आदमी करे। और अगर जैसे हम करते हैं तो हम तो उसके चरण में भी जाते हैं। मान लीजिए अश्विनी में बैठा है तो अश्विनी के 3.20 डिग्री में है या 640 में है, ऐसा। तो उसके जो 13.20 नक्षत्र हैं, उस नक्षत्र के जो 4 भाग हैं उसके कौन से भाग में बैठा हुआ है। शुरू की 3 डिग्री में है, अगली 6 डिग्री में है, या फिर 9-10 डिग्री में है, या बाद में 13 डिग्री में। तो उसके चारों तरफ उसके रिजल्ट बदल जाएंगे। एक रिजल्ट हो ही नहीं सकते। हम अभी तक भाव लेके बैठे हुए हैं। हमारा भाव से संबंध है। हम कहते हैं भाव में बैठा है इसलिए अच्छा है। इसलिए हमको राहु के बारे में कन्फ्यूज़न पता नहीं कहाँ है, लेकिन जो हमारा इंटरप्रिटेशन है दैट क्रिएट्स मोर कन्फ्यूज़न देन द राहुज का कन्फ्यूज़न। जी गुरुजी, जैसे थोड़ा सा आप विस्तार से समझाएं कि अगर राहु से फॉर एग्जांपल मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं या शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं तो उनका फल देने में कहाँ फर्क आएगा? बदल जाएगा। राहु बदल थोड़ा सा जाएगा। अगर आप राहु एग्जाम्पल बिल्कुल से बदल बताएं जाएगा। तो। मान लीजिए राहु मंगल के नक्षत्र में बैठा है तो फिर जो राहु है वो राहु नहीं रह गया, राहु मंगल हो गया कुछ हद तक। हालांकि ये नक्षत्र उसे मंगल की राशि में नहीं मिलेगा, ना तो मेष में मिलेगा उसे मंगल का नक्षत्र, ना उसे वृश्चिक में मिलेगा। 2 जगह नहीं मिलेगा उसे। कहाँ मिलेगा? मिथुन में मिलेगा, या उसे मिलेगा तुला में, या उसे मिलेगा कुंभ में। इससे पहले कुंभ का वृष और मिथुन में मिलेगा,
जो मंगल की राशियाँ नहीं है। कन्या और तुला में मिलेगा जो मंगल की राशियाँ नहीं है, या फिर मकर और कुंभ में मिलेगा जो अगेन मंगल की राशियाँ नहीं है। मंगल की राशियाँ तो मेष है। अब मान लीजिए आपका राहु बैठा हुआ है मिथुन में, मिथुन में वो चला गया 27 डिग्री का, क्योंकि वहाँ पर 26 डिग्री के बाद मंगल का नक्षत्र शुरू होगा। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा हो जाएगा, मृगशिरा नक्षत्र होगा। तो मृगशिरा को जो राहु होगा, हम कह रहे हैं शुक्र के घर में राहु है, हमारे लिए एग्जॉल्टेड हो गया, उच्च का हो गया। दो तरह से उच्च का मानते हैं ना, कहीं तो उच्च का मानते हैं कि टॉरस में होता है, कई लोग बोलते हैं मिथुन में होता है, तो मानते हैं तो उच्च का तो हो गया, लेकिन नक्षत्र चला गया राहु का। और अगर मिथुन में चला गया शुरू के 6 डिग्री में, तो पुनः वो चला गया मंगल के नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र है दोनों तरफ, इसलिए मेरा राहु अलग हो जाता है। माई राहु इज़ डिफरेंट देन द अदर्स राहु। वो देख रहे हैं सिर्फ कि कहाँ है। हमारी पूरी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन नक्षत्र। वेद बोलते हैं कि ज्योतिष की आत्मा जो है ग्रह और नक्षत्रों में है, राशि की बात नहीं कर रहा वो, वेद नहीं बोल रहा वहाँ, वो उसकी बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि सिर्फ नक्षत्रों में ढूंढना पड़ेगा, ग्रह को ढूंढना है तो उसका घर नक्षत्र है। जब राहु अपनी आदत लेके बैठा हुआ है, हम कह रहे हैं कि टॉरस में या मिथुन में एग्जॉल्टेड हो गया, उच्च का हो गया, उच्च का तो हो गया, चला गया नक्षत्र मंगल का। अब क्या रिजल्ट देगा, अब बताओ। अब ये इस पर कौन बात कर रहा है, इस पर कौन सा शास्त्र बोल रहा है, इस पर कौन विचार कर रहा है, या इसके ऊपर कोई लिटरेचर है कहीं, हमारे पास है। तो हम उसको बोलेंगे कि राहु ऐसा करेगा, मिथुन में होगा। तो जब वो मिथुन में होगा तो उसको बुध के गुण भी आएंगे, और मंगल का नक्षत्र भी होगा, और राहु का भी होगा। 3 चीज़ें ऑपरेट हो जाएंगी, अकेला राहु ऑपरेट नहीं होगा। और अगर उसका चरण अलग है तो चौथा भी ऑपरेट हो गया, तो 4 चीज़ें ऑपरेट हो गई। फिर उसको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, उसका कौन सा नक्षत्र है, उस नक्षत्र से क्या कनेक्शन है, क्या ये नक्षत्र कहीं आपस में मैचिंग पॉइंट पे है या नॉन मैचिंग पॉइंट में है। मैचिंग पॉइंट में है तो परिणाम आर डिफरेंट, रिजल्ट्स आर डिफरेंट। अगर उनके पॉइंट वहीं के वहीं है तो कुछ भी नहीं है, 2 कौड़ी की बात हो गई। सेम थिंग हैपन्स, मान लीजिए कन्या लग्न है और वहाँ पर 26 डिग्री के बाद 24 समथिंग के बाद वो उसका नक्षत्र शुरू हो जाएगा मंगल का, 24 के बाद ही हो जाएगा, 24-40 के बाद आई थिंक समथिंग लाइक दैट। तो जब मंगल का नक्षत्र हो जाएगा, चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा, वहाँ पर राहु बैठा है, तो क्या करेगा। तो अगर चित्रा नक्षत्र में होगा, कन्या की बात कर रहे हैं, तो कन्या के आदमी को हम बोलते हैं बड़ा सॉफ्ट होगा, बड़ा नॉर्मल होना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट होगा, ये होगा। वो इंटेलिजेंट तो होगा, लेकिन उसका इंटेलिजेंस में एग्रेशन होगा, वो लठ मार के नहीं चलेगा, तलवार लेके नहीं चलेगा मंगल जैसा, लेकिन मंगल के गुण मिलेंगे उसमें। वहाँ राहु आ जाए तो उसके पास में इंटेलेक्ट है, उसके पास में एग्रेशन है, उसके पास में उस्तादी भी है। 3 रिजल्ट मिलेंगे, और चरण होगा तो 4 मिलेंगे। तो वहाँ से पकड़ना पड़ेगा। मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कहना, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि राहु बहुत अच्छा है, राहु बहुत खराब है। ये तो राहु के साथ मजाक है और ज्योतिष के साथ भी मजाक है, इस तरह मैं नहीं कह सकता, मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। तो गुरुजी आप कह रहे हैं कि जैसे हमारा एड्रेस होता है, सिटी होती है, फिर सिटी के बाद आपकी कॉलोनी होती है, कॉलोनी के बाद आपका लेन होता है, फिर बिल्डिंग होता है, फिर हाउस नंबर होता है। एग्जैक्टली। तो वैसे ही लेयर्स में ग्रह को भी हम पहचानना चाहिए। तो वहाँ वो है ज्योतिष, इसलिए इसको गहरा शास्त्र बोलते हैं। वरना लोग तो 99 रुपीज़ में आपको पूरा ज्योतिषी बना देते हैं और आपको बोलते हैं टॉप क्लास की ज्योतिषी हो गए। ये भी है। गुरुजी थोड़ा सा अब राहु की युतियों के बारे में बात करते हैं, जैसे जो बहुत एक बड़ी भ्रांति है राहु गुरु की युति। तो राहु गुरु की युति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहु गुरु की युति को लोग बोलते हैं कि ये गुरु चांडाल योग हो गया, लेकिन जितने शास्त्र मैंने पढ़े हैं, शायद सारी पढ़े हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी शास्त्र में है ही नहीं गुरु चांडाल योग हो गया जी। तो चांडाल क्यों हो गया? राक्षस था, तो राक्षस को चांडाल बोलते हैं। गुरु गुरु हो गया। और वहाँ पर मैंने अक्सर देखा है इस युति में राहु भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, गुरु भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और लोग उसके गुरु चांडाल योग के उपाय कराते फिरते हैं दुनिया भर। अच्छा, जो है ही नहीं उसका उपाय हो रहा है, तो आदमी को लगता है वो ठीक ही हो गया। आपको कैंसर नहीं, आपको उपाय कर दिया कि अब आप ठीक हो गए, ऐसा हो रहा है। तो ये ज्योतिष का क्षय हो रहा है, एंड नॉट वेरी हैप्पी एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम नॉट वेरी हैप्पी। तो ये बनता नहीं है। अब जो बनता नहीं है उसके बारे में क्या बताएं, बताओ क्या बोलें उस बारे में। और पहले घर में हो तो बेकार है, बनता ही नहीं है, साथ में हो तो बेकार है। हाँ, उनके नक्षत्रों से अगर फर्क आ जाए
दैट मेक्स इट डिफरेंस। क्योंकि राहु के पास अपने गुण नहीं है, आप भी जानती हैं। जी वो तो जिस राशि में बैठता है उसके गुण लेता है, बिल्कुल। तो उस राशि से उसने गुण ले लिए। लेकिन राशि की गुण की तो हम बात कर रहे हैं, हम नक्षत्र गुण की कहाँ बात कर रहे हैं? कोई नहीं बात कर रहा, किसी शास्त्र में लिखा भी नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई आपसे बात नहीं कर रहा। आपने कई पॉडकास्ट किए होंगे और भी देखते होंगे, कोई बात नहीं कर रहा। आज के बाद हो सकता है लोग वैसी बात करना शुरू करें, जी इससे पहले कोई नहीं कर रहा था। तो हम शुरू से पिछले 40-50 साल से जब से ज्योतिष कर रहे हैं, तो हमारा उनके रूट पे, जैसा आपने बोला, किसी को ढूंढना है तो उसके रूट्स पे जाना पड़ेगा। तो रूट्स पे हम जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि ये नक्षत्र कर क्या रहा है, इसने राहु को कैसा इन्फ्लुएंस किया, फिर जो उसके साथ युति बनती है, उस युति ने उसको कितना बेहतर किया या बेहतर नहीं किया। सो दैट इज आइडिया। ओके। अब गुरुजी थोड़ा बताएं राहु चंद्र और राहु सूर्य के बारे में। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत से लोग इससे बहुत डरते हैं। देखिए, पहले तो बात करते हैं राहु सूर्य की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, जी उनका सिंह लगन है और दशम घर में राहु और सूर्य बैठे हुए हैं, और दूसरी बार वो राष्ट्रपति बन गए। और इस बार वो इतने पावरफुल राष्ट्रपति बने हैं, ऐसा बोलते हैं कि इतने कई सालों के बाद, 100-200 सालों से के बाद जी इतना कंट्रोलर एक राष्ट्रपति के पास ऐसा नहीं हुआ। और अगर हम कोई ज्योतिषी बोलता बिना उसके देखे, तो उनकी वो तो एग्जैक्ट नक्षत्र, एग्जैक्ट ग्रहण के दिन पैदा हुए हैं। एग्जैक्ट ग्रहण था उस दिन, सूर्य ग्रहण था, उस दिन पैदा हुए हैं, और ये योग है। वो आदमी दूसरी बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। तो हमने क्या समझा, कैसे बोले हम? और सेम सिचुएशन गोज जब ये जो बोलते हैं आप, सूर्य ग्रहण हुआ था, मेरे को याद है, इट वाज 16 फरवरी 1980। वो पहला बड़ा भारी हुआ था, और भारत की पार्लियामेंट बंद हो गई थी। और आप जाके उठाएंगे देखेंगे तो गूगल पे आपको मिल जाएगा, पार्लियामेंट बंद कर दी थी, और रोड पे कोई नहीं था। मैं तो दिल्ली में नहीं रहता हूँ, रहता था उस समय। वहाँ जाके हमने बहुत सारे बच्चों को देखा, और फिर उनको कम से कम 20-22 साल तक देखा, अध्ययन किया। तो कोई बोलता है कि उसको कोई दाग हो जाता है सर में, या हाथ में पैर दाग हो जाता है, या उसका कोई चमड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या उसके व्यक्तित्व में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। तो ग्रहण का असर डेफिनेटली होता है। ग्रहण का असर जो है वो बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है। मान लीजिए आप चंद्र ग्रहण की बात करें, अभी हम सूर्य की बात कर रहे थे, वो चंद्र ग्रहण होता है, तो इसका मतलब हुआ कि एक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा फुल था, ग्रहण हुआ तो धीरे धीरे ग्रहण लगना शुरू हुआ, चंद्रमा डिम डिम होते होते बिल्कुल काला हो गया। तो आपने पूरे 1 महीने की चंद्रमा के मूवमेंट देख लिए। जो 1 महीने में चंद्रमा प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक जाता, और पूर्णिमा से फिर जाके अमावस में जाता, वो आपने एक ग्रहण में देख लिए। तो ये ग्रहण जो था, इसलिए मंदिर के पट बंद कर देते थे कि आप अपने भीतर जाइए, भीतर जाके ढूंढिए कुछ। तो दैट वाज द पर्पस। तो भीतर जाके ढूंढिए, तो वो तो मतलब था। हाँ, कोई अगर कोई और भी उसमें कोई अदर से ग्रह हो जाएं, तो फिर उसका असर खराब होता है। लेकिन सबका कहना खराब होता है, ऐसा मेरे को नहीं जमता। उसके जो असर है वो सटल लेवल पर हैं, बहुत सूक्ष्म स्तर पर हैं। वरना आपकी उम्र, आप बच्ची हैं, आपने 500-600 ग्रह तो देख लिए होंगे, मैंने 1200-2000 देख लिए होंगे। तो मैं बैठा ही हुआ हूँ आपके पास में, तो ग्रहण तो हो ही रहा है। साल में कम से कम 5 या 7 ग्रहण तो पड़ती हैं, 4 से कम नहीं होते, 7 से ज़्यादा नहीं होते। तो हम सब ग्रहणों के ही प्रोडक्ट हैं, और ऐसा कोई विशेष असर नहीं पड़ता। लेकिन उसका जो आध्यात्मिक असर था वो हम खो गए। हम उसको डराने के उसमें लग गए, और उससे उपाय करने लगे। तो हमने ज्योतिष का भला नहीं किया, हमने ज्योतिष का लगता है नुकसान कर दिया। ओके गुरुजी, आप राहु की महादशा के बारे में बताएं। क्योंकि राहु की महादशा, जैसा हम सब जानते हैं, 18 साल की होती है, और जैसे ही यह दशा लगती है या लगने वाली होती है, जातकों में काफ़ी भय सा आ जाता है। तो क्या लोगों को राहु की महादशा से डरना चाहिए? देखो, मैं कुछ कुंडलियाँ भी आपको बताऊंगा अभी, वो आप दिखा भी सकती हैं। मंगल आता है उससे पहले। मान लीजिए एक लड़का 20 साल का है, मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल, लड़का लड़की, 20 साल में उसका मंगल आया, 20 से 27 साल तक चला।
अगर उस दशा में वो नॉन सीरियस है, नॉन फोकस है और कुछ भी मनमानी कर रहा है, तो राहु की दशा सबसे खराब होने वाली है। राहु कुछ भी हो, बहुत खराब होने वाली है। और अगर मंगल की दशा में वो ऑर्गेनाइज रहा है, सिस्टमेटिक रहा है, तो राहु की दशा में वो सब तो नहीं करेगा जो पहले कर रहा था, बदलाव होगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी का पूरा नक्शा बदल जाएगा। तो राहु आदमी में बदलाव करता है। देखिए, आपको कुंडली दिखाते हैं, एक मेरे पास है, ये राजेश खन्ना की कुंडली है, बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार, और 1965 में से लेकर 1983 तक उनकी राहु की दशा आई। राहु थर्ड हाउस में चंद्रमा के साथ है, एफ्लिक्शन में। देखिए आप, जिसको हम बोलते हैं, अभी आप बात कर रही थी, एफ्लिक्शन है, पूरा एफ्लिक्शन है, ग्रहण योग हो गया एक तरह से। और सारी राहु की दशा का विकास है। 65-66 में फिल्मों में आए, 69 में आराधना आई, तो उसके बाद में वो सुपरस्टार हो गए। बाद में क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन राहु की दशा ने उन्हें कभी डाउन नहीं किया, क्योंकि मंगल की दशा में उन्होंने, ऐसा जो सुनते हैं बचपन में, काफ़ी एक्टिंग करते थे, तो उससे उनका असर देखने को मिलता है। तो अगर आपने मंगल की दशा में, इफ़ यू आर ऑर्गेनाइज्ड, देन राहु इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। और यहाँ पर राहु तृतीय भाव में है, चंद्रमा के साथ है, किसी भी तरीके से एफ्लिक्शन में है, राइट। ऐसे सेम गोज विद दिस। ये हमारे पास धर्मेंद्र की कुंडली है। धर्मेंद्र 1960-61 के आसपास आए थे। तो धर्मेंद्र की जो विकास है 62 से लेकर 80 तक का है। और उसी दौरान में राजेश खन्ना भी सुपरस्टार था। तो ये अकेला स्टार थे जो अपने जमे रहे। तो यहाँ पर राहु जो है, यहाँ पर राहु नीच का है, धनु राशि में है, नीच का है, और इसी में वो अपने स्टारडम को प्राप्त करते हैं, वहाँ से कभी नीचे नहीं आते। तो हम कैसे मान लें। और उससे पहले मंगल चलता है, तो मंगल में वो बड़ी मेहनत करते थे, पंजाब में रहते थे, मेहनत करते थे। अगर आपने मंगल की दशा में आप ऑर्गेनाइज रहे हैं, मेहनत की है, तो राहु आपका बेहतर होने ही वाला है। इधर एक और है संजय दत्त, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। संजय दत्त की कुंडली में राहु 11वें हाउस में है। 11वें हाउस में राहु हो तो एक और सूत्र है हमारा कि वो पिता को बड़ा कष्ट देता है। तो राहु की दशा इनको 80 में आती है, 80 से 98 तक। इसमें विकास भी हुआ। और मंगल की दशा में उससे पहले ये सारे ड्रग्स वगैरह में शुरू हुए थे। ये दशा आई थी जब 20 साल के थे, उससे पहले ही ड्रग्स में ये आ गए थे। तो वहाँ इनको सब तरह के ऊपर नीचे के रिजल्ट आते हैं। तो ये राहु आपको पूरी तरह से पकड़ लेता है। तो यहाँ पर हम देखने को मिलते हैं, ये ज़िंदगी में देखा। ये इधर है हमारे पास है प्रियंका चोपड़ा की कुंडली है। और ये इनको 92 में 1992 से लेकर 2010 तक राहु की दशा चली। जब ये 10 साल की थी तो 28 की हुई। इसी में इनको पूरा विश्व सुंदरी हो गई, कौन सा अवार्ड था इनको मिला था। और राहु थर्ड हाउस में है, शुक्र उसके साथ अच्छा है। तो जो आदमी मंगल की दशा में ऑर्गेनाइज है, उसका राहु इन्वेरेबली ख़राब नहीं करता उसका। ये मैं बात स्टेप स्पष्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये एक और है, सुनील गावस्कर हैं, इनका राहु नीच का है। ओके, थर्ड हाउस में नीच का, मकर लग्न है, मैं दे जाऊँगा। और 71 में शुरू हुआ, 1971 में 89 तक चला। और उसी समय ये वेस्ट इंडीज़ गए थे, और इनका रिकॉर्ड है जो उन्होंने खेला। और थर्ड हाउस में राहु है, और नीच का राहु है कहने को। और नीच का राहु ने इनको उच्च कोटि पे पहुँचा दिया। अब कैसे बोलूँ राहु खराब है। और इसका नक्षत्र रेवती का नक्षत्र है। तो रेवती का नक्षत्र हो तो आदमी राहु से मैच करके, बुध का नक्षत्र है, बुध के नक्षत्र में राहु है, और कहने को नीच है। कोई बोल देगा नीचे, मीन में है, नीच बोल देगा, लेकिन नीच वाले रिजल्ट नहीं दे रहा, वो नक्षत्र वाले रिजल्ट दे रहा है। ही वॉज हरकुलियन, वो खड़े हो जाते थे, हटते नहीं थे, आपने देखा हुआ। तो ये दूसरे लोग हैं। तो राहु यहाँ पर ऐसे काम करता है। एक और भी है, देखते हैं, ये सौरव गांगुली हैं। इनका भी 87 में आया, 2005 तक, दैट वाज पीक टाइम। और इनका राहु भाग्य स्थान में, बोलते हैं भाग्य में राहु हो तो भाग्य खराब हो जाता है। इनका भाग्य उच्च कोटि का हो गया। कैसे बोले राहु खराब है? भाग्य में बैठा होता,
पढ़ा होगा आपने किताबों में, अगर भाग्य में राहु बैठा है तो भाग्य का उसने कुंडा कर दिया और इसके भाग्य ने भारत के भाग्य का उजागर कर दिया। जो क्रिकेट का जो विकास हुआ था इनके दौरान में जैसा हुआ एग्रेसिव क्रिकेट, इससे पहले कभी हमने खेली नहीं थी। यहाँ भी देखने को मिलता है। इधर एक महेंद्र सिंह धोनी है, ये हमको जानते भी थे, ये इनका 2002 में राहु आया और इनका राहु कहाँ बैठा हुआ है, इनका राहु बैठा हुआ है 11th हाउस में, शुक्र के साथ बैठा हुआ। युति की बात आपने की, ये अच्छी युति है, कन्या लग्न इनका 2002 से 2020 तक, दैट वाज इज पीक टाइम। और इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, वनडे वाला, और T20 भी जीता, और भी इन्होंने जीता। तो ये इनका कुंडली है। हमारे पास धीरूभाई अंबानी कुंडली है। अब ये उससे पहले ये उधर विदेश में पंप मैन थे। मैंने उनसे बोला, जानता था, बोले मैं पंप मैन था उधर, नाम याद नहीं आ रहा। मैं पंप मैन क्या होता है? बोले मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करता था। जी। ऐसी तो मैंने कहा क्या सोचते थे? मैं सोचता था कि एक दिन मेरा क्या नाम है, इतनी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी और पूरी दुनिया को मैं पेट्रोल सप्लाई करूँगा, फाइनेंशियल होंगी, फलाना ढिमका। तो मैंने बोला, धीरे भाई आपने ये सोचा है कि मेरा एक पेट्रोल पंप हो जाए, मुंबई में 2 हो जाए 3? नहीं नहीं अजय भाई, मैं ऐसा सोचता था। और ये राहु कहाँ बैठा हुआ है इनका, देखो आप, राहु बैठा हुआ है 3rd हाउस में, और धनु इनका लग्न है, और मंगल में ये वहाँ पेट्रोल पंप भरते थे, ऑर्गेनाइज है, सिस्टमेटिक थे। राहु आया कहीं से कहीं ले गया। अब कैसे बोलूँ राहु खराब है? इन लोगों ने दुनिया बदल दी। और हम ज्योतिषी लोग हर किसी की कुंडली में राहु के दोष निकालते रहते हैं। इधर ये मुरली मनोहर जोशी की कुंडली है, इनका राहु चला 79 से 97 तक। इसी में ये MP बने, इसी में ये पार्टी के अध्यक्ष बने, और इनका राहु सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है, और शनि के साथ है। 12वें घर में सबसे घटिया राहु होता है, और सबसे घटिया राहु ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दी। अब बताइए आप। वाजपेयी जी की बात तो मैंने करी ली, उनका 10th हाउस में। डोनाल्ड ट्रंप की बात मैंने कर ली। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने राहु का मजाक बना दिया, हमने राहु को ठीक से समझा नहीं। और मैं ऐसा जानता हूँ कि अगर गुरु आपका खराब हो तो आप भीख मांगने में मजबूर हो जाते हैं, शुक्र खराब हो तो आपको कोई भीख भी नहीं देता, और हम सिर्फ राहु के पीछे पड़े हुए। तो ये षड्यंत्र राहु कर रहा है या हम लोग कर रहे हैं? आई वंडर समटाइम, आई वंडर कि हमारा षड्यंत्र तो नहीं है राहु के खिलाफ। अच्छा, और राहु के 3 नक्षत्र हैं, इनकी बात और कर लेते हैं। एक इसका नक्षत्र है आद्रा। ओके, अभी आप बात करें रूट की। आद्रा जो है, और राहु का जो नक्षत्र ये पड़ता है मिथुन राशि में पड़ता है। नक्षत्रों की भी एक थ्योरी है कि कुछ नक्षत्र पूर्ण होते हैं, कुछ ओवरलैपिंग होते हैं। तो राहु के तीनों नक्षत्र पूर्ण हैं, जिस राशि में है पूरे स्थायी हैं। अच्छा करेगा तो अच्छा करेगा, खराब। मैं ये नहीं कहता कि राहु बुरा नहीं करता, मैं तो कहता हूँ हर ग्रह बुरा करता है। सूर्य आपको बेइज्जती कराता है, भीख मांगने में आपको लोग मतलब आपको बेइज्जती कर देते हैं, आपकी पिटाई हो जाती है सड़क पे, आप जेल में चले जाते हैं सूर्य खराब हो तो। वो देखा है। अब सूर्य अच्छा कैसे हो गया? उच्च के सूर्य में आदमी जेल में पड़ा हुआ है। आई हैड नोन मैनी पीपल लाइक दैट। तो उसके बाकी एंगल क्या खराब हुए वो हम नहीं देख रहे। तो यहाँ पर इसका पहला नक्षत्र जो है आद्रा का है। आद्रा जो नक्षत्र है ये भी राहु का नक्षत्र है। आद्रा जो है, आद्रा जो इसका नक्षत्र है उसकी खास बात क्या है? आर्द्रता से इसका संबंध है, और इसका जो प्रतीक है वो ह्यूमन माइंड है, ब्रेन एक्चुअली। तो ब्रेन में क्या है? ब्रेन में सब कुछ है। माइंड और ब्रेन में आपके पास क्या है? अगर आपका माइंड और ब्रेन राइट डायरेक्शन में है तो आपसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, और अगर आपका माइंड और ब्रेन रॉन्ग साइड में है तो कुछ नहीं हो सकता। ये राहु है। लेकिन वो राहु, उसका जो देवता है वो कौन है? रुद्र है, शिव है। और ये राहु तपस्या करता है। ये आद्रा वाला राहु, इसको ताड़कासुर भी बोलते हैं, ये तपस्या करता है। तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो बोलते हैं तुम क्या मांगते हो बताओ। कथा बोलती है हज़ारों साल तपस्या करता है। बोले क्या मांगते हो? बोले जी मैं अमर तो नहीं होना चाहता, क्योंकि आप अमरत्व का वरदान तो नहीं देंगे, लेकिन आप अगर मेरे को ऐसा वरदान दो कि जो असंभव हो जाए, कि मेरे को 7 दिन का बच्चा मारे, विच इज़ इम्पॉसिबल। ये तो बड़ा भारी राक्षस था। तो बोलता थास्तु कह के चले जाते हैं।
और फिर उसके बाद कार्तिकेय पैदा होते हैं, उनकी अलग कहानी है। तो राहु इस नक्षत्र में हम देखते हैं कि वो गड़बड़ तो करता है, लेकिन उसकी इच्छा मोक्ष की है। उसके लिए वो दुनिया में एक नया सिस्टम क्रिएट करता है। जिसका राहु अच्छा होता है वो दुनिया में नया सिस्टम क्रिएट करता है। जितने मैंने आपको कुंडलियाँ बताई, इन सब ने नए सिस्टम क्रिएट किए। राहु हर बार आपको खराब नहीं करता। अगर राहु आपका अच्छा हो, खराब तो कोई भी ग्रह खराब हो सकता है। राहु अगर अच्छा हो तो आप एक दुनिया को नया सिस्टम दे के जाते हैं। जितने मैंने आप नाम दिए, उन्होंने दुनिया बदल दी। और दूसरा इसका नक्षत्र है जिसमें स्वाति नक्षत्र है। इसमें इसका जो मोटिवेशनल पॉइंट है, काम है, सेक्स। तो राहु में जो है ड्राइव सेक्स है। तो ड्राइव सेक्स कई ग्रहों में होती है, इसकी ड्राइव सेक्स है। लेकिन जब वो स्वाति में आता है तो स्वाति जो है ये तुला में बैठता है जाके, और यहाँ पर इसका जो मोटिवेशनल फोर्स है वो अर्थ है, अर्थ। तो राहु को काम भी चाहिए और अर्थ भी चाहिए, धन भी चाहिए, धन भी चाहता है। तो इसकी स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज पे अपनी इच्छाओं की, काम मीन्स डिज़ायर, तो डिज़ायर की करता है। यहाँ पर धन की बात करता है, अर्थ की बात करता है। तो धन भी चाहिए। तो अर्थ का मतलब ये भी है कि जो भी आप अर्थ करें, विचार करें, वो पूर्ण हो जाए, ऐसा भी बोलते हैं। दूसरे में ये चाहता है। तो यहाँ पर इसका जो प्रतीक है, वहाँ पर मैंने बोला हेड है, यहाँ इसका जो प्रतीक है वो है मूंगा, कोरल। तो कोरल जो होता है समुद्र में है, लेकिन वो सिंगल सेल से होता है। तो सिंगल सेल से जो सेक्सुअलिटी की शुरुआत है वो राहु है। सिंगल सेल से पैदा होना, फिर 2 सेल से पैदा होना, तो हम राहु के गहरे में मतलब समझते हैं। और उस आपको जानकर ताज्जुब होगा, इस नक्षत्र में शादियाँ हो जाती हैं। इस नक्षत्र को हम बुरा बोलते हैं, राहु को बुरा बोलते हैं। स्वाति का नक्षत्र हो तो पंडित जी बड़े आराम से शादी करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको, वो शादी टिकाऊ होती है। और राहु बुरा है, राहु के नक्षत्र में शादी हो रही है, तो क्या मजाक है ये बड़ा विरोधाभास नहीं है, पैराडॉक्सेस है ये तो। ये जो तो खराब है उससे शादी कैसे करा रहे हो आप। और तीसरा नक्षत्र इसका जो सतविषा है। तो सतविषा नक्षत्र का मतलब ये है कि वो जो ही वॉज द फिजिशियन ऑफ गॉड्स, वो देवताओं का फिजिशियन था। और वो 100 फिजिशियन है, 100 फिजिशियन है जो दुनिया का भला करना चाहते हैं। तो यहाँ पर राहु आकर सात्विक हो जाता है, पूरा सात्विक हो जाता है। उसमें नेगेटिविटी, उसका सेक्स भी खत्म हो जाता है, उसका अर्थ भी खत्म हो जाता है। वो मोक्ष की बात कर रहा है। और यहाँ 100 सितारे दिखते हैं। 100 सितारे अगर आप देखें तो सतविषा नक्षत्र, उसको बहुत उत्तम कोटि का नक्षत्र मानते हैं। तो इस तरह से राहु को अगर हम समझने का प्रयास करें तब बात बनती है। हाँ, राहु के साथ हम बोलते हैं षड्यंत्र हुआ, राहु के साथ षड्यंत्र हुआ। तो ऐसा बोलते हैं, कहानी ऐसी है कि अमृत निकला, उसको लेकर देवता और राक्षसों में झगड़ा हुआ। फिर अमृत लेके राक्षस आकाश में घूमते रहे, वहाँ युद्ध होता रहा। फिर विष्णु भगवान आए, उन्होंने बोला कि मामला सेटल करते हैं। विष्णु मोहिनी का रूप रखते हैं, दोनों तरफ राक्षसों और इनको बैठा देते हैं। और विष्णु भगवान का पर्पज़ ये था कि देवताओं को अमृत दिया जाए और राक्षसों को दारू दी जाए, कुछ और दिया जाए। और राहु जो है, स्वरभानु उसका नाम था, वो षड्यंत्र को समझता। षड्यंत्र यहाँ हो रहा है कि राहु कर रहा है, षड्यंत्र से यहाँ हो रहा है कि भाई देवता तुमको तो नहीं देंगे, और षड्यंत्र यहाँ हो रहा है। और राहु के पास वो आँख है, वो देखता है कि ये विष्णु भगवान है। ये बाकी सब तो राक्षस दारू पी रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, और मोहिनी को देख रहे हैं, उनकी सेंसुअल एक्टिविटीज़ जो भी एक्साइटमेंट हो रहा है, इसका कुछ नहीं हो रहा। ये देख रहा है कि ये तो भगवान है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस पंक्ति से उठ के वहाँ जाता है, वो जाता है, अमृत पीता है। अमृत जब अंदर चले जाता है, उसको गर्दन काट देते हैं। तो गर्दन कटवाने को तैयार है जो आदमी। राहु अगर अच्छा हो तो आदमी अपनी को किसी भी लेवल तक नीचे लाके अपना उत्थान करने में लगा हुआ है। ये राहु है, दिस इज़ माई राहु, दिस इज़ हाउ आई अंडरस्टैंड राहु। और जो भी लोग, जिन लोगों ने भी विकास किया है, राहु के दौरान में किया है, उनका राहु अच्छा ना हो तो विकास नहीं होता उनका। क्योंकि राहु आपको आपकी औकात दिखाता है, आपके साथ सिचुएशन दिखाता है। ये सिचुएशन है, अगर तू यहाँ बैठा रहा, तू यहाँ दारू पीता रहा, तो फिर ये अमृत भी लोग पी लेंगे, तेरे को मार डालेंगे, तो तू कुछ कर। वो राहु है। तो राहु आपको चेतना देता है। उस चेतना में नेचुरली चेतना कब आएगी, जब आपको बिल्कुल नीचे लगोगे आप। जो पहलवान नीचे मट्टी में लग जाता है वही जीतता है बाद में। उसकी गलती से खुद ही लग जाए
या उसको दांव पेच ना आते हों, जब वो पछाड़ खा जाता है दूसरे पहलवान से, तब वो समझता है कि मैं मिट्टी में क्यों गिरा, मेरी इतनी दुर्गति क्यों हो रही है। तो वो चेतना है राहु। राहु आपके भीतर वो चेतना पैदा करता है कि आप इतने निकृष्ट क्यों हो गए, आप तो इतने कॉम्पिटेंट थे, तो कॉम्पिटेंस जगाता है। वो कॉम्पिटेंस जगाने के लिए आपको पटकनी देना बहुत ज़रूरी है, आपको नीचा दिखाना बहुत ज़रूरी है, आपकी इंसल्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपकी बेइज्जती होना बहुत ज़रूरी है, आपको मजाक होना बहुत ज़रूरी है, आपकी हर चीज़ का मजाक, आपके चेहरे का मजाक, आपके खान पान का मजाक, आपके बैकग्राउंड का मजाक, सब होना बहुत ज़रूरी है। जब ये सब होता है तब आदमी जागता है, वो राहु है। दैट इज़ वाई आई से माई राहु इज़ डिफरेंट देन अदर्स राहु। मेरा राहु धंधा नहीं है, मेरे लिए ज्योतिष धंधे का विषय नहीं, मेरे लिए ज्योतिष अंडरस्टैंडिंग का विषय। ये वैदिक साइंस है। और एक वेदों में एक लिम्ब है, एक 6 लिम्ब है, उसके एक लिम्ब है और उसका पिलर है, एक पिलर है और उसको नेत्र बोलते हैं। अगर हम वेदों को समझना चाहें तो बिना उनके स्तंभों के नहीं समझ सकते। और ज्योतिष को उन्होंने नेत्र बोला, वेदों ने नेत्र बोला। इसका मतलब ये है कि नेत्र, जब नेत्र आपके पास है, और ज्योतिष को बोलते हैं ज्योतिष, ईश्वर की ज्योति, तो ये नेत्र है। तो नेत्र को जानने के लिए ये विषय है। और इस विषय का हमने बिल्कुल उसको 2 कौड़ी का बना के मजाक बना दिया। तो आई एम वेरी पेन्ड एंड अनहैप्पी टू नो ऑल दैट। दिस इज हाउ इट इज। गुरुजी, तो आप ये हमें बता रहे हैं कि जस्ट लाइक एनी अदर प्लैनेट, राहु मेलेफिक भी है और बहुत बेनिफिक भी है। अंदर से बेनिफिक है, ऊपर से मेलेफिक है। ऊपर से मेलेफिक है, ये ऊपर से अब आदमी बेखबर है अपने बारे में, आपको अपना टैलेंट नहीं मालूम। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप टैलेंट नहीं मालूम, आप फालतू के चक्करों में फंसे हुए हैं। जब आपकी ठीक से आपको मजाक उड़ता है, इज्जत बेइज्जती होती है, आप 2 चरवा फेल होते हैं, जब आपका मालूम पड़ता है कि अरे मेरे को क्या हुआ, वहाँ से जागता है। तो जगाने वाला ग्रह है। गुरुजी, एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी कि यदि हम राहु और केतु को ज्योतिषीय गणना से बाहर निकाल लें तो क्या हमारी ज्योतिष वैसे ही रहेगी? नहीं, ज्योतिष नहीं हो सकता, ज्योतिष खत्म हो जाएगा। राहु और केतु के बिना ज्योतिष नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए शेडो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने शुरू में आपसे बात की, आपकी शेडो आपसे जा ही नहीं सकती, आपसे दूर। ज्योतिष की जो शेडो है राहु है, जैसे आपकी हमारी शेडो है, ज्योतिष और राहु की शेडो राहु है, केतु है। इसके बिना ज्योतिष का आधार ही नहीं बन सकता, ज्योतिष की गणना ही नहीं हो सकती, ज्योतिष अस्तित्व में नहीं आ सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। राहु पे आपने जो आज हमें बताया है उससे आई थिंक हमारे दर्शकों का विचार जो है वो राहु के बारे में बहुत बदल जाएगा। वो राहु को एक पर्सपेक्टिव में देखेंगे, एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ना कि उनकी भ्रांतियों में विश्वास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। दर्शकों, तो ये थे डॉक्टर अजय बाम्बी राहु पर। और इस चर्चा के बाद आई एम श्योर हम लोग सब लोग राहु को बहुत जल्दी कंडेम करने में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे। उसको हम किसी और प्लैनेट के तरह ही देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हम इस पॉडकास्ट को यहाँ विराम देते हैं। आपसे हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।